Dear friends, welcome to our next lecture on colloids, that is part 5 on micelles. Micelles are the electrolytes, colloidal electrolytes that are larger in size. In the last lectures, we have seen about the colloidal electrolytes or the colloidal particles. These colloidal particles are large sized molecules capable of ionizing in polar solvents such as water. Colloidal particles has two things, one hydrophilic center as well as a hydrophobic center. The compounds having a long hydrocarbon chain terminating in a group capable of ionizing. This ionizing group will be a hydrophilic group, while the hydrocarbon part will be having hydrophobic group. So that hydrophobic group will be solvent hating, that is water hating, while the ionizing group will be water loving. So the ionizing group will interact favorably with water, while hydrocarbon or the hydrophobic group will be interacting favorably amongst themselves rather than interacting with a solvent, that is water. यहाँ पे क्या होता है कि colloidal particle में हमारे पास एक आयनाइजिंग ग्रुप होता है जो चार्ज्ड होता है, और एक लंबा चेन होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो अनचार्ज्ड होता है, नॉन पोलर चेन होता है. तो ये जो नॉन पोलर चेन है, ये नॉन पोलर चेन हमारा आपस में इंटरेक्ट करता है स्ट्रांगली, ना कि वाटर के साथ. वाटर हमारा पोलर होता है, इसकी वजह से ये नॉन पोलर चेन हमारा वाटर के साथ फेवरेबली इंटरेक्ट नहीं करता है. जबकि ये जो हेड जो होता है हमारा आयनाइजिंग ग्रुप होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये हमारा वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है. बाकी पार्ट हमारा वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो आपस में इंटरेक्ट करता है. जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं या कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे हम बोलते हैं, तो कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं, एक वाटर लविंग एंड दूसरा होता है वाटर हीटिंग. हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होंगे. एग्जाम्पल वी कैन टेक इट ऑफ ए सोप. Soap are nothing but sodium or potassium salts of long chain fatty acids. Long chain fatty acids means यहाँ पे हमारे पास एक आयनाइजिंग ग्रुप होता है COOH, और फिर एक बहुत ही लंबा हमारे पास अल्किल चेन होता है. सो दिस विल बी अवर फैटी एसिड चेन. ये जितना लंबा होगा उतना हमारा टेल लंबा होगा. तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करता है. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, उनमें वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस होते हैं. लेकिन ये जो चार्ज्ड ग्रुप है ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं इतना बिकॉज ऑफ सेम चार्ज. सो दे इंटरेक्ट फेवरेबली विद वाटर और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सो इनका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और इनका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है. अदर एग्जांपल्स फॉर दिस कैन बी अल्किल सल्फोनिक एसिड्स वेयर दिस SO3H विल आयनाइज टू SO3-. सिमिलरली अल्किल सल्फेट्स होते हैं या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है. डायस्टफ्स लाइक कॉन्गो रेड which is a bulky group which has ionizable group attached to a लार्ज ऑर्गेनिक रेसिड्यू. यहाँ पे जो ये हमारे पास सल्फेट आयंस है कॉन्गो रेड मॉलिक्यूल में, दीज आर आयनाइजिंग ग्रुप्स. बाकी ये पूरा एरोमेटिक रिंग्स जो है, this will be forming the hydrophobic group. This hydrophobic group will interact amongst themselves, stacking over one another, while the sulfate groups will be interacting with the solvent. Similarly, the amines will also be interacting with the solvent favorably. The colloidal electrolytes may be not only of a very large molecules but small molecules भी अगर साथ में आते हैं तो एक बड़ा molecule बड़ा aggregate बना सकते हैं. So clusters of small molecules can also give rise to colloidal electrolytes through aggregation. The molecules that are amphiphilic. Amphiphilic means जिसके अंदर में दोनों चीजें होती हैं, हाइड्रोफोबिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है. So एक ही molecule में अगर दोनों opposite पार्ट्स होते हो तो हम उसको बोलते हैं एम्फीफिलिक. यहाँ पे फिलिक मींस इंटरेक्शंस. सो एम्फीफिलिक मींस इंटरेक्शंस विद सॉल्वेंट्स. जो फेवरेबल इंटरेक्शंस भी होते हैं और अनफेवरेबल इंटरेक्शंस भी सॉल्वेंट के साथ होते हो. ये दोनों ही ग्रुप्स अगर एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में हो तो वी कॉल इट एज ए एम्फीफिलिक. That is, they possess both the hydrophobic group as well as the non-polar hydrophobic group. Hydrophilic as well as hydrophobic groups aggregate in such a way so as to expose only its hydrophilic part to the polar solvent such as water while hiding the hydrophobic part. यहाँ पे जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसमें ये जो कलर्ड सर्कल्स है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो कि वाटर को एक्सपोज रहेगा, सॉल्वेंट को
एक्सपोज रहेगा ये हाइड्रोफिलिक। ये जो टेंटेकल्स है, ये टेंटेकल्स येलो कलर्ड टेंटेकल्स हैं, दीज आर ऑल हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। सो दिस विल बी not interacting with water, so they are inside the molecule। जो एग्रीगेट बनता है वो एक बॉल के टाइप का एग्रीगेट बनता है, जिसमें कि सरफेस के ऊपर में आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होते हैं और अंदर की तरफ में हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं। तो अंदर की तरफ में जो होगा वो सारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा, जो आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्शन उनके नहीं होते हैं। सो इनका एडजस्टमेंट इसी हिसाब से हो जाता है कि ये तो स्फेरिकल शेप देता है, या फिर it may have a lamellar shape also, like in this case। This is our lamellar shape, we call it। शीट टाइप का एक शेप आता है जिसमें डबल लेयर होती है, जिसमें कि इस तरफ में सारे हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स है, ऊपर भी सारे हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स है, बीच में सारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है। सो दिस वी कॉल इट एज ए lamellar shape, lamellar colloidal particles, while these are spherical colloidal particles। Colloidal electrolytes exhibit certain peculiar behaviors which are not observed by ordinary electrolytes। Colloidal electrolytes है because they are having charges। We have seen it in the first second lecture also that they are having some charges। So these charges, being an electrolyte, they behave differently from the normal ordinary electrolytes due to its long and hydrophobic chain, due to its long and large hydrophobic chain and a small hydrophilic ionizing group। ये ionizing group जो होता है hydrophilic, this we call it as a head, while hydrophobic part we call it as a tail। so यहाँ पे tail बहुत लंबा होता है और head बहुत छोटा होता है। so head यहाँ पे ionizing group होता है, favorable interaction with water, और जो tail होता है वो non ionizing होता है या non polar होता है, which is having solvent heating। so colloidal electrolytes behave normally until a certain concentration। जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि if we are increasing the concentration in the x axis and we are having the magnitude of the property we are checking on the y axis, then the concentration on the x axis, when we are increasing, the osmotic pressure increases with increase in concentration। this is a normal behavior। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर में हमने देखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे बढ़ते हैं वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रीच होने के बाद में वो फ्लैट हो जाता है, बिकॉज at this particular concentration there is a peculiar behavior, there is a different behavior is observed in colloidal electrolytes। similar things are observed in surface tension also। पहले rapid decrease होता है और एक particular concentration पे reach होने के बाद में वो flat out हो जाता है, फिर बाद में इतना change नहीं आता है surface tension पे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पहले स्लो डिक्रीज होती है, उसके बाद में एक concentration reach होने के बाद में बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो देयर इज ए different behavior of this colloidal electrolytes observed as compared to that of normal electrolytes। The anomalous behavior of the colloidal electrolytes is due to micelles formations। that is at a particular concentration, what we were seeing it at this concentration, the micelle formation happens। so because of that micelle formation there is a change in behavior of the colloidal electrolytes। micelle is an organized aggregate। hydrophobic groups have strong interactions among themselves to cause the aggregation। like यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये जो हमारा है ये black colored, these are heads, hydrophilic groups, while the tails are hydrophobic groups। यहाँ पे एग्रीगेशन होता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाता है कोलोइडल इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसके बाद में एग्रीगेशन होना स्टार्ट होता है। सो विद दिस दैट एग्रीगेशन जब होता है तो उसमें सारे टेल्स जो है वो एक साथ आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स एक साथ आ जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप्स होते हैं, वाटर इंटरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं। So hydrophilic ends are pointed out from the aggregation facing the dispersion medium, while hydrophobic groups are pointing inward with their interactions amongst themselves and away from the solvent medium or the dispersion medium।
The concentration at which this micelle formation happens is called as critical micelle concentration, or we call it as a CMC. Critical micelle concentration. This is an important concept. You have to remember it. The concentration at which micelle is formed is called as critical micelle concentration. For formation of micelles, it is not only the concentration is important, but also temperature is also important. So the micelle formation takes place above a particular temperature only, and that temperature we call it as a Kraft temperature or TK. The symbol we call it as a TK, or it is a Kraft temperature. यहाँ पे अगर इस डायग्राम में अगर हम ग्राफ में देखें यहाँ पे, तो इस पिक्चर में जब से कॉन्सेंट्रेशन कम था तब जो कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे एक दूसरे से अवे थे, एंड दे आर इंटरेक्टिंग. फ्यू ऑफ देम आर इंटरेक्टिंग inside the dispersion medium, that is in water, while there are more on the surface, where the hydrophobic groups are pointing outward towards the air, while hydrophilic groups are pointing inside, interacting with water. As the concentration increases, there is a increase in the number of colloidal electrolytes on the surface, thereby decreasing the surface tension. और नीचे में यहाँ पे सॉल्वेंट में भी वो इतना ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होता है, बट वी कैन सी देयर इज अ few phases where the interactions are happening. So there are few instances where some interaction may be happening, but they are not specific interactions. लेकिन जैसे ही critical micellar concentration reach होता है या beyond critical micellar concentration, we find that there is a aggregate formation is happening. There are certain aggregates that are being formed. These aggregates we call it as micelles. So these are micelles that are being formed, and that are formed at a particular concentration only, not below that concentration of the surfactants. So in this graph what we can see is that the micellar formation happens only at above a CMC or critical micellar concentration and above the Kraft temperature, not below the Kraft temperature. If we are having larger concentrations, but if the temperature is below Kraft temperature, then also there is no formation of micelles. It happens only when both the CMC is reached as well as the Kraft temperature is reached. Beyond that only there is a formation of this micelle formation happens. When CMC is reached, there is a discontinuity in surface tension due to aggregation. जैसे aggregation होता है वैसे ऊपर का जो हमारे particles थे यहाँ पर, ये जो सरफेस के ऊपर के जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स नीचे अंदर में आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एग्रीगेट्स बनाना स्टार्ट होते हैं. तो सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है. Decrease in equivalent conductivity after CMC is due to the effect of ionic atmosphere inside the water or inside the dispersion medium. The gradual change in osmotic pressure due to fall in the rate of formation of individual particles with increase in concentration. यहाँ पे जैसे increase होता है concentration beyond CMC, वैसे osmotic pressure constant रहता है बढ़ने की बजाय. एक्चुअली वो बढ़ना चाहिए था नॉर्मल बिहेवियर में, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट्स होता है, इसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी इतना नहीं बढ़ता है वहाँ पे. सो थैंक यू.